हमारे राहुल चौधरी जी का क्वेश्चन है कि आजकल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज से ज्यादा बिल पर ध्यान दिया जाता है। क्या डॉक्टर की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे गरीब मरीजों को सस्ता इलाज दें? उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब से पूछना कि अल्ट्रासाउंड होने के बाद मरीज को कोई बीमारी ना होने पर दवा भी लिखा जाता है, क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड करवाया तो बीमारी ना होने पर भी मैडम ने दवा लिख दी, और वो भी 1700 का प्लस 600 अल्ट्रासाउंड का। इसके पीछे क्या रीजन है सर? सर आपके लाइव लेसन में ऐसा कोई चैप्टर है जो अभी तक अनसुनी हो, कोई सुना ना हो, और आज इस इम्मो टॉक शो पर वो सुन ली? युवा भटका हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है जो कई बार उनको नहीं मिल पाया है जी। अगर कोई सही उनको गाइडेंस मिल जाए, गाइड कर दे, तो ही विल बी द सक्सेसफुल मैन आल्सो। आज हम जानेंगे कि सर आपके डे का रूटीन क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक रूटीन क्या होता है, समाधान निकाला। ये अच्छा सजेशन भी है, और हम इसमें सोच भी रहे थे। कई बार क्या होता है कि आप बाकी चीजों में इतना मशरूफ रहते हैं कि इन सब चीजों पर फोकस नहीं कर पाते हैं जी। लेकिन अब हम इस स्टेज पे है कि हम ये सब भी कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि हर एक चैलेंज जो भी लाइफ में आते जाए आपके जी, यू शुड टेक इट लाइक ए अपॉर्चुनिटी। वो सपना जिसको इंसान बचपन से देखता आया है, और जब वो पूरा होता है तो शायद सबसे खुशी का लम्हा उसके लिए वही पल होता है। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर अशरफ मेमोरियल हॉस्पिटल, जो पिछले कई दशकों से लाखों लोगों का भरोसा बना हुआ है। यकीन मानिए, ये नाम सुनते ही लोगों का आधा बीमारी अपने आप खत्म हो जाता है। आज हमारे इम्मो टॉक शो पे वो खास मेहमान मौजूद हैं जिनका समय मिलना अपने आप में बहुत खुशकिस्मती मानी जाती है। आज हमारे इम्मो टॉक शो पर मौजूद हैं MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर नसीम अहमद सर। वेलकम टू इम्मो टॉक शो सर। थैंक यू इमरान, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने काफ़ी तुम्हारे टॉक शो के बारे में सुना था। थैंक यू सर। और काफ़ी तेज़ी के साथ ये ऊपर जा रहा है इसका ग्राफ, और हमारी दुआएं और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये तुम्हारा इमो टॉक शो काफ़ी ऊंचाइयों पे और बुलंदियों पे जाए। तुम खूब सारे लोगों को यहाँ पे बुला के मेरे जैसे और इंटरव्यू ले पाओ। थैंक यू वेरी मच सर। और जी बिल्कुल, हमारे टॉक शो का सर एक खास बात है कि हम लोग डायरेक्टली ऑडियंस का क्वेश्चन उठाते हैं, और उस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम अपने गेस्ट से पूछते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, हम शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे सर। जैसा कि मैंने अभी आपका इंट्रोड्यूस आपको किया और मैंने बताया गोल्ड मेडलिस्ट, और गोल्ड मेडलिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। और जब कोई भी डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट होता है तो हमेशा मेट्रो सिटीज को पकड़ता है। आप गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी मेट्रो सिटीज को ना पकड़ करके शोहरतगढ़ जैसे कस्बे में रह करके अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली इसकी दो वजह थी। एक तो जब मैं अपना MBBS और MS करके दिल्ली में था, जॉब कर रहा था सफदरजंग हॉस्पिटल में जी, तो सडनली मेरे फादर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, जिन्होंने शोहरतगढ़ को करीब 24 साल तक सर्व किया जी, वो सडनली नहीं रहे। तो पहला प्रायोरिटी तो हुआ कि भाई एक फैमिली को सपोर्ट करना फादर के नहीं रहने की वजह से, और बीइंग एन एल्डर वन, सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से मेरी ही जिम्मेदारी पहले नैतिक बनी कि मुझे ही फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए था। तो पहला तो ये वजह हुआ कि फादर के नहीं रहने से जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां आई, उसकी वजह से मुझे आना पड़ा शोहरतगढ़ अपनी वाइफ के साथ। अदरवाइज मैं भी मेट्रो सिटी में ही था, दिल्ली में था, सफदरजंग जैसे एक एशियाज बिगेस्ट हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रहा था। फिर हम लोग यहाँ आए, और आपने सबने देखा कि हमने अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जो फादर के नहीं रहने तो कुछ अधूरी रह गई थी जी, उनको बखूबी निभाया। और दूसरी वजह थी, फादर ने यहाँ पे शोहरतगढ़ में, जो कि एक बहुत छोटा सा कस्बा था, उसको चुना अपने सेवा के लिए। वो भी चाहते तो उस जमाने में 1980s में वो आए यहाँ शोहरतगढ़, वो भी चाहते तो किसी शहर में अपना एक सेटल हो सकते थे, बेहतर लाइफ जी सकते थे जी, लेकिन उन्होंने इस छोटे जगह को चुना क्योंकि उनके घर के नजदीक था, और उनका कहीं ना कहीं बैक द माइंड ये था कि हमें अपने गांव में और अपने घर वालों के बीच में जाके सेवा देनी है। तो उनके नहीं रहने पे अचानक से हमें लगा कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम यहाँ पे हो गया मेडिकल फील्ड में। तो हमें लगा कि भाई ये इस बड़े वैक्यूम को हम
ईमानदारी से कोशिश कर सकते हैं भरने के लिए। जी इसलिए मैं और मेरी वाइफ दिल्ली से शोहदगढ़ आ गए कि चलते हैं अपने गांव, अपने घर, वहीं कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी। आमतौर पर होता क्या है सर, अपना ब्रांड बनाना फिर भी इजी होता है, लेकिन किसी लेगेसी को उसी तरह मेंटेन करके और आगे बढ़ाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या क्या चैलेंजेस आए आपको डॉक्टर अशरफ मेमोरियल हॉस्पिटल को उसी तरह ट्रस्ट बनाए रखने में जिस तरह से हमेशा से रहा था? नहीं, डेफिनेटली ये सबसे मुश्किल काम होता है किसी बेटे को अपने फादर के इतने बड़े ऑरा में आना और उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल काम था हम लोग के लिए। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते गए हम लोग। जो फादर के टाइम पे एक छोटा सा क्लिनिक था, फिर एक बड़ा हॉस्पिटल बना, फिर उससे बड़ा, फिर आज हम लोग ने उसका और एक एक्सपेंशन लिया है, काफी बड़ा हो गया है हॉस्पिटल हमारा। जहाँ पहले सिर्फ बेसिक चीजें भी नहीं थी, जहाँ पे एक ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कुछ भी नहीं था, वहाँ आज सब चीजें हम लोग अंडर वन रूफ कर रहे हैं। लोगों को, मेरा मकसद था सिर्फ यहाँ पे कि जो अपने लोग हैं जो मेरे फादर से जुड़े हुए हैं जी, उनको हम रिस्पेक्ट दे पाए, उनको रिगार्ड दे पाए, उनको रिकॉग्नाइज कर पाए और उनको उनके जैसा फील यहाँ शोहदगढ़ में दे पाए कि हाँ, डॉक्टर अशरफ साहब नहीं हैं लेकिन फिर भी हम लोग हैं जो कि ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर सुविधा और क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए जी, और अफोर्डेबल प्राइस पे भी देने की कोशिश की गई, जिससे लोग जुड़े हैं। और आज मुझे लगता है कि फादर अपने ज़माने में जितने पेशेंट देखते थे उतने पेशेंट मैं अकेले देखता हूँ। वाइफ तो अलग से गायनी देखती हैं, वो अलग देखती हैं। कई बार ऐसा होता है सर कि इंसान को पैसे से ज्यादा प्रायोरिटी उस व्यक्ति की देनी पड़ती है जो आपके पास आया है कुछ उम्मीदें लेकर के। क्या कभी ऐसा हुआ जहां पर आपने कहा कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए अभी इनको देखना है या उस चीज को मैनेज करना है? आपने कैसे मैनेज किया था? अगर ऐसा कुछ कोई घटना हो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा सर। नहीं, जैसे हमेशा से ये बचपन से हमें सीख रही है कि भाई पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे फादर ने भी अगर पैसे कमाए होते तो मुझे दिल्ली छोड़ के यहाँ नहीं आना पड़ता फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जी, सही माने तो हमेशा से हम लोगों ने जैसे इंसानियत को और अपने पेशे को ही ज्यादा वरीयता दी है। आमतौर पर होता है क्या है सर, लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डॉक्टर बनिए बहुत पैसा कमाएंगे, डॉक्टर बनिए आप बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, डॉक्टर बनिए आपके पास करोड़ों रुपए आएंगे। आज हर युवा अगर डॉक्टर बनना चाह रहा है तो 85-90% जो लोग हैं उनका जो मोटिव होता है सिर्फ पैसा होता है। आज आप युवाओं को क्या संदेशा देना चाहेंगे? अगर अब मेडिकल फील्ड से कोई स्टूडेंट जुड़ा हुआ है या जिसको डॉक्टर बनना है, ऐसे युवाओं को या ऐसे युवतियों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? अगर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, उनके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन का काम करेगा सर। मेरे हिसाब से डॉक्टर बनने से पहले कम से कम 3 चीजें हैं जो एक डॉक्टर जो बनने जा रहा है उसको सोच और समझ लेना चाहिए। पहली चीज तो है कि डॉक्टर जो हम बन रहे हैं वो हमारा जो पेशा है उसमें सिर्फ हमें पैसे के लिए नहीं जाना चाहिए जी, उसमें एक सेवा भाव हमेशा से जुड़ा रहा है और सेवा भाव तो पहला प्रायोरिटी है। पैसे तो प्रायोरिटी लेके हमें नहीं आना चाहिए इस पेशे में। और दूसरा चीज मैं कहूँगा कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत मुश्किल प्रोफेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जी, और लाइफ टाइम का एक स्ट्रगल रहता है। आप MBBS करते हैं, फिर आप PG करते हैं, उसमें कई बार 2-2 दिन 3-3 दिन आपको वार्ड में काम करना पड़ता है जी। आज मैं 21 साल हो गया मेरे प्रैक्टिस को, लेकिन आज भी 21 साल के बाद भी मैं 24 घंटे में 12 घंटे हॉस्पिटल रहता हूँ जी, इस एज में भी। और तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो इसमें ना वही आदमी आए जो जिंदगी भर सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है या अपने आप को अपडेट करना पड़ता है इसमें। स्टूडेंट के रूप में ही आपको रखना पड़ता है। जिंदगी भर आपको सीखते रहना है कुछ नई चीजें और कुछ अपने आप को स्किल का इनहैंसमेंट और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे MS के टाइम में तो हमें ओपन सर्जरी सिखाई गई थी, उस टाइम ओपन सर्जरी पढ़ाई गई थी जी। फिर थोड़े दिनों के बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई जिसको हम लोग मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं जी। आज कहीं भी जाए कॉन्फ्रेंस में तो अब सिर्फ रोबोटिक्स की बात हो रही है। लैप्रोस्कोपी धीरे धीरे करके अब अपना आगे हट रही है या इसको लोग ओवरटेक कर रहा है रोबोटिक सर्जरी।
अभी मैंने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, तो वहां जाके मैंने भी रोबोटिक्स का एक जी वर्कशॉप अटेंड किया कि क्या है एक्चुअली वो रोबोटिक्स, जिसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं। जी तो ये सारी चीजें हैं। लाइफ एक डॉक्टर की बहुत टफ है, तो सोच के आना चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आना चाहिए। लोगों को क्या लगता है कि बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, तो लाइफ भी बड़ा कंफर्टेबल होगा। और आमतौर पर होता क्या है, लोग एमबीबीएस कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए एक ह्यूज लेवल की आपको स्टडी करनी होती है, आपको मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप क्योंकि एक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उसके लिए डेली लाइफ का रूटीन क्या था आपका, और कैसे आप सारी चीजों को मैनेज करते थे, और फिर कैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं सर? कुछ ऐसा नहीं हम लोग करते हैं, कोई भी लाइफ जिंदगी में जो भी सक्सेसफुल इंसान है, कोई कुछ बहुत और चीजें नहीं करते हैं, वो भी सिंपल चीजें करते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क होता है। डेली कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ता था मैं, डेडिकेशन के साथ, जी। फोकस के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट। जो आदमी टाइम को मैनेज नहीं कर सकता अपने 24 घंटे को, वो ही कांट बी अ सक्सेसफुल मैन। 5 बजे सुबह उठना, रात में 11 बजे सोना, टाइम मिला तो एक बार कभी दोपहर में एक आधा घंटे का पावर नैप भी लेता था मैं। बाकी एक माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हमेशा हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, और अपना जो गोल है हमारा, उस पे हमें फोकस रहना चाहिए। डेफिनेटली आप एक न एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद आप जब एक सफल डॉक्टर बने, एक हमारे ऑडियंस का क्वेश्चन है, मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि सर पहले क्रिकेट बहुत खेलते थे, उनको क्रिकेट बहुत पसंद था, लेकिन अब क्या उनको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, या वो खेलने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है? आपने शायद वो कमेंट पढ़ा होगा, कई सारे कमेंट हमारे ऑडियंस के आए, आप बहुत इंटरेस्टेड थे सब आपसे पूछने के लिए, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लिखा था, मुझे लगता है वो आपको बहुत करीब से जानते हैं। हमारे घनश्याम गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तो क्या डॉक्टर साहब आप क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते? नहीं, मैं एक्चुअली अपने स्कूल टाइम में तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था। इवन मैं अपनी कॉलेज की टीम, सॉरी स्कूल की टीम के साथ जी, हमने वीनू मनकड़ भी खेला हुआ है गोरखपुर में जाके, एक सीरीज होती थी उस टाइम पे। अभी भी डेफिनेटली क्रिकेट का शौक तो है। जैसे अभी आज ही रवि भैया का फोन आया था, रवि अग्रवाल भैया का जी, एक प्रोग्राम होता है हर साल, वो करते हैं एक जो है इनका 2020 का एक सीरीज चलती है हर साल, तो उसमें मुझे इनवाइट उन्होंने किया। मैं हर साल जाता हूँ। अच्छा, हर साल जाता हूँ। इस बार भी 28 को उन्होंने मुझे इनवाइट किया है जी। तो वो शौक तो है, लेकिन कहीं उसके लिए टाइम अब नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा, बड़ा होने का एक नुकसान ये भी है कि शौक को मारना पड़ता है क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम होता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है, लोग अपने क्लास को बंक करके जाते क्रिकेट खेलने के लिए, क्लास को एब्सेंट कर देते क्रिकेट को खेलने के लिए, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तो फिर इंसान वहां से मुंह नहीं मोड़ पाता, फिर उसको टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है जी, और आपका पैशन दूसरा हो जाता है। अब मेरा पैशन मेरी सर्जरी है जी। मुझे लगता है कि सर्जरी इज नॉट माई प्रोफेशन बट इट्स माई पैशन ऑल्सो। तो हम पैशन के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं सर्जरी को जी। रोज नए अपडेट्स, रोज नई चीजें जी, और अपने आप का स्किल इन्हेंसमेंट, ये सब करते हैं। अभी आपने बताया कि सर्जरी आपका पैशन है, और लोग आज देख रहे हैं जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग अवेयर नहीं है सारी चीजों को लेकर के। आज ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत बढ़ती जा रही हैं, और कैसे इनसे हम सतर्क रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारी बीमारियां जो हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, ओपीडी में देखते हैं अपने जी, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमें हो रही हैं। जैसे इसमें डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है जी, हार्ट की बीमारी है, और ओबेसिटी है। ओबेसिटी एक बड़ा चैलेंज है आज, धीरे धीरे बहुत वो उसका रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। आज बड़ा चैलेंज है। मैं तो मेरे अपने चैम्बर में एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, जो ज्यादा ओबीस लोग दिखते हैं मैं उनको उस पर खड़ा कर देता हूँ कि वही वजन देखो कितना ज्यादा हो गया है, तो उनको सरप्राइज होता है कि मेरा वजन इतना ज्यादा है जी। अच्छा, एक आम सामान्य व्यक्ति का वजन उनके उम्र के हिसाब से लगभग कितना होना चाहिए सर? उम्र के हिसाब से नहीं होता है ये, हाइट के हिसाब से होता है। कितना लगभग होना चाहिए जिसको उनको लगे कि वो स्वस्थ व्यक्ति? जैसे मेरी हाइट है 5 फीट
9.5 इंच। जी। तो मेरा वेट शुड बी समवेयर अराउंड 74 टू 78 होता है। मेरा 77 है, मैं 77 में मेंटेन रखता हूँ। जी जैसा आपकी हाइट और वेट सही है, जी तो अगर हम अपने वेट को ही सिर्फ मैनेज रखने अपने हाइट के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। यानी एक ऐसा पॉइंट है, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप अपने हाइट और एज को मेंटेन करके अपने वेट को आप पता करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और पॉडकास्ट का ये फायदा है, देखिए सर आप हमेशा फेस देकर के नहीं सुन पाएंगे, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है और सर की ये मेहरबानी है कि उन्होंने टाइम दिया कि हम लोगों को अवेयर करते हैं, एक कदम हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सर, हम अपने क्वेश्चन के साथ साथ ऑडियंस के क्वेश्चन को भी लेते चलेंगे। हमारे संदीप उपाध्याय जी ने पूछा है कि डॉक्टर साहब से आप पूछिएगा कि अशरफ मेमोरियल हॉस्पिटल में सीटी स्कैन, एमआरआई, वेंटिलेटर और ब्लड बैंक, ये फैसिलिटी कब तक आएगी ताकि मरीजों को बार बार जिले का चक्कर ना लगाना पड़े? एक्चुअली जहां तक सीटी स्कैन, एमआरआई इन सब की बात है, तो मेरा और डॉक्टर चंदीस साहब का एक ज्वाइंट वेंचर है सिद्धार्थ नगर में, जिसको हम लोग सेवा डायग्नोस्टिक के नाम से शायद आपने सुना हो, जानते होंगे। जी जी जी। तो वो हम लोग का ही ज्वाइंट वेंचर है जी। सीटी स्कैन और एमआरआई इन सब में ना काफी सारा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, अब उसको एक सफिशिएंट, एक या मिनिमम कह सकते हैं, एक नंबर चाहिए पेशेंट के, तब उसका सर्वाइवल होता है। जी। अभी हम लोगों ने जो नया बिल्डिंग बनाया है, उससे मैंने करीब 3000 स्क्वायर फीट स्पेस इस फ्यूचर की प्लान के साथ तो छोड़ा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हम ये चीज सुविधा यहाँ ला पाएंगे सोहतगढ़ में, क्योंकि उतना टर्नओवर चाहिए पेशेंट को, उसकी एएमसी सीएमसी होती है सीटी स्कैन एमआरआई की, तो सर्वाइवल अभी नहीं है सोहतगढ़ में। हाँ, सिद्धार्थ नगर में इट्स डूइंग गुड, अच्छा कर रहा है सेवा डायग्नोस्टिक। यानी कभी कभी कुछ चीजें हम लोगों को लगता है कि बड़ा सिंपल है, बोल देंगे और ये हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे टेक्निकल चीजें इतने डिफिकल्ट होती हैं, इतना प्रोसेस होता है वो, किसको करने में बहुत मुश्किल सामने आती है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस चीज का लाएंगे और सभी पेशेंट्स को एक आराम मिलेगा कि आपको जिले का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। डॉक्टर का टैग लेना, डॉक्टर का नाम लेना अपने आप में एक बहुत सम्मानजनक बात माना जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर अशरफ मेमोरियल हॉस्पिटल से जनाब डॉक्टर नसीम अहमद जी एक अच्छे डॉक्टर की पहचान को कैसे मानते हैं कि ये अच्छा डॉक्टर होने का पहचान है? जी, एक्चुअली अच्छा डॉक्टर मैं उसी को मानता हूं जो कि पहली चीज उसके अंदर ये होनी चाहिए कि उसके पास हमेशा से अपने पेशेंट के प्रति एक ऑनेस्ट फीलिंग होना चाहिए जी, और वो अपने पेशेंट से अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है किसी चीज के लिए, काउंसिल कर रहा है जी, उसको टाइम दे रहा है, उसको समझा रहा है, उसके मन में पेशेंट के प्रति ना एक सहानुभूति की भावना, जिसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं जी, एम्पैथी होनी चाहिए। और वो अपने जो एथिक्स हैं जो उसने पढ़े हैं अपने एजुकेशन के दौरान, मेडिकल एजुकेशन के दौरान, वो कितना स्ट्रांगली इस पर टिका हुआ है। जी, ये 3-4 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे डॉक्टर के लिए। और दूसरा पॉइंट जो इसमें है कि सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, और वो अपने जो उसका फील्ड है उसमें रेगुलर वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, स्किल कोर्सेज कर रहा है जी, और हमेशा वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है अपने आप को अपडेट करने के लिए, वही अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। जी, अभी आपने बताया कि वो सेमिनार्स में जा रहे हैं, अलग ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी डॉक्टर बनने के बाद भी आपको क्लास लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी आप अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल से, जैसे अभी मैं अपने बारे में बोलूं कि एमएस मैंने 2003 में कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे पास 6 फेलोशिप कोर्सेज है, मैंने कोर्सेज करा है, उनको लर्न करा है, एक एक फील्ड को धीरे धीरे करके मास्टरी किया है जी। तो ये तो आपको अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। और आज अगर हम कर सकते हैं ये, डेफिनेटली हर किसी को अपने को अपग्रेड और अपडेट करते रहना चाहिए। और मेडिकल प्रोफेशन में तो हमेशा जिंदगी भर पढ़ना है आपको। जी, पढ़ना पड़ता है डेफिनेटली सर। सर, आपने गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ एक सफल डॉक्टर के रूप में हमारे शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर में सेवा दिया, एक अच्छा ब्रांड बनाया, एक अच्छा नाम बनाया। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बड़े लोगों से पूछी जाती है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब
हर ऑडियंस जानना चाहता है कि जिनको मैं अपना रोल मॉडल देख रहा हूं, जिनकी तरह मैं बनना चाह रहा हूं, जी। उनकी नजर में सफलता का परिभाषा क्या है? अब मेरी नज़र में सफलता की परिभाषा ढेर सारे पैसे इकट्ठा करना, ढेर सारी डिग्रियाँ लेना, ये नहीं है। मेरी नज़र में जो सफलता है, उसको मैं कैसे मापता हूँ कि मुझे पर्सनल सैटिस्फैक्शन होना चाहिए जी। कि मैं डॉक्टर नसीम में क्या हूँ और हम दूसरों के काम आ सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें जी। और अपनी लाइफ एक बैलेंस लाइफ जिएँ, जी। जैसे कि पर्सनल और जो प्रोफेशनल लाइफ हमारी बैलेंस होनी चाहिए। ये 3-4 पॉइंट्स हैं और हम डे बाय डे ग्रो करते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ जी। और इन सब चीज़ों का जो मैंने बातें कही, जी। इन सब का हमारे एक समाज पे एक कोई न कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, जी। उसी को सफलता कहेंगे। पैसा और बहुत सारे अचीवमेंट सफलता की परिभाषा नहीं है। जी। डेफिनेटली सर। और अभी आपने बताया कि अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को जो मैनेज करके चल सके, एक बिल्कुल समाज सर। में इम्पैक्ट पैदा कर सके। लेकिन आज आज जानते हैं सर आप, आज का यूथ जी। पर्सनल लाइफ में उलझा हुआ है, प्रोफेशनल लाइफ उसको समझ नहीं आता। पर्सनल लाइफ में बेचारे का ब्रेकअप हो गया, प्रोफेशनल लाइफ में कोई भाव नहीं दे रहा। पर्सनल लाइफ में वो अपने लाइफ को बना नहीं पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। प्रोफेशनल लाइफ में वो धक्का खा के पीछे हो गया है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? और इसको अगर आपको 20 साल पीछे जाकर के फिर से अपने आप को एक सलाह देना हो और आज के यूथ को देखते हुए कुछ आपको सलाह देना हो, तो बात क्या होगा जिससे बेचारे आज के यूथ का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मेंटेन हो सके? बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव में देखूँ कि मुझे 20 साल पहले क्या सलाह देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली फादर के नहीं रहने पे, जी। सोहतगढ़ में आके कुछ करने का। जी। तो हमने उस चैलेंज को एक अपॉर्च्युनिटी जैसे लिया कि चलते हैं, कुछ करते हैं और जी। अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, बेहतर करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि हर एक चैलेंज जो भी लाइफ में आते जाए आपके, जी। यू शुड टेक इट लाइक ए अपॉर्चुनिटी कि ये हमारे लिए एक मौका है, हम इसमें कैसे बेहतर करके दिखा सकते हैं। जी। दूसरी चीजें हैं जैसे जो भी आप करें, फोकस्ड होके करें, जी। डेडिकेशन के साथ करें, समर्पण के साथ करें, डेफिनेटली आप सफल होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सफल ना हो पाए और ऐसे ही लोग तो आगे बढ़ते हैं और बेहतर लाइफ में कर रहे हैं, जी। जैसे हमने किया है या जैसे बाकी लोगों ने किया है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जी। आपको टाइम देना होगा डिसिप्लिन के साथ, धैर्य के साथ और सही डायरेक्शन के साथ। जी। इसमें कहीं न कहीं जो आपके बात है ये कि युवा भटका हुआ है, तो इसमें कहीं न कहीं एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो कई बार उनको नहीं मिल पाया है। जी। अगर कोई सही उनको गाइडेंस मिल जाए, गाइड कर दे, जी। तो ही विल बी द सक्सेसफुल मैन आल्सो और उसको भी सफलता मिलेगी ज़रूर। यू आर राइट सर। बट अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सर एक लाइन में युवाओं को कुछ संदेशा देना चाहें, तो लाइन क्या होगा जिनसे वो इंस्पायर भी हो सके और एक बढ़िया मार्गदर्शन भी उनको मिल जाए? तो लाइन क्या होगा सर? जी। अब युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि भाई हमेशा पोलाइट रहना चाहिए हमें, जी। हम्बल रहना चाहिए जी। और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट रहना चाहिए। कोई भी काम करें तो उसको फोकस्ड होके करें। डेफिनिटली उसमें टाइम लगेगा, धैर्य से काम लें जी। और फेल होने से ना डरें। जी। आप ज़रूर सफल होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर सफल होंगे। जी। सर आपके लाइफ लेसन में ऐसा कोई चैप्टर है जो अभी तक अनसुनी हो, कोई सुना ना हो और आज इस इम्मो टॉक शो पर वो सुन ले? कुछ ऐसी अनसुनी कहानी जिससे हम कुछ नया सीख लें, जिससे हम मोटिवेट हो सकें, या वो कहानी जो पर्दे के पीछे हुई हो और अभी तक किसी के कानों तक नहीं पहुंची हो। तो मैं चाहता हूं एक छोटी सी कहानी इम्मो टॉक शो पर लोगों के कानों तक पहुंच जाए और कुछ सीखने को मिल जाए सर। नहीं, ऐसा कुछ लाइफ में मेरे सीक्रेट नहीं है, सब कुछ तो आप लोग के सामने है। और बस यही है, ऐसा नहीं कि हम आज डॉक्टर नसीम बने हैं तो हमारे साथ कोई फेलियर नहीं है जी। या कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि हमने जो काम किया हमेशा से उसमें सफल रहे हैं। जी। और डेफिनेटली एमबीबीएस के टाइम में मैं जो है फर्स्ट क्रॉप मैंने जो है एक सब्जेक्ट था उसमें मुझे यूं कहें कि सप्ली लगी थी, ब्रेक लगा था। जी। सीपीएमटी की तैयारी कर रहे थे तो पहली बार में मैं पहले अटेम्प्ट में सफल नहीं रहा, जी। सेकंड अटेम्प्ट में सफल हुआ। तो हर सक्सेसफुल मैन
या जो भी है उसमें कुछ न कुछ पीछे रहता ही है इस टाइप की चीज़ें जी जो कि लगता है कि बहुत चार्मिंग है, लेकिन ऐसा जी नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। और कहीं न कहीं वो सफल है तो उसका टाइम मैनेजमेंट, उसके लाइफ़ में उसका हर चीज़ों को मैनेज करना, फ़ोकस रहना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता जी है। आपने हमेशा से ही डॉक्टर अशरफ मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम सुना होगा एक ब्रांड के रूप में, एक विश्वास के रूप में। लेकिन जो महीने के 300 दिन 24 घंटे में से 15 घंटे आपके बीच में सेवा देते हैं। आज हम जानेंगे कि सर आपके डे का रूटीन क्या होता है? सुबह से लेकर शाम तक रूटीन क्या होता है? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब अभी लंच करने गए, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। तो जो आने वाले हैं उसके पहले डॉक्टर साहब क्या करते हैं? अगर ये सीक्रेट लोगों को पता हो जाए तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी डॉक्टर साहब अभी ये कर रहे हैं, अभी आएँगे। तो डेली का रूटीन क्या है सर आपका? नहीं, डेली रूटीन तो अभी तो थोड़ा-सा बिट रिलैक्स्ड है। जी, शुरुआती दिनों में तो सुबह 5 बजे उठना, रात में 11 बजे सोना, जी, ये सब होता था। लेकिन आजकल थोड़ा-सा हम तो लिबर्टी ले रहे हैं, साढ़े 6 पौने 7 बजे तक उठ के जी, और कुछ खास-खास चीज़ें न्यूज़ देखना है तो देख लिया, जी, अदरवाइज़ फिर अपने फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं। और आपको सरप्राइज़ होगा जान के कि कम से कम 7000 स्टेप अब कोशिश रहती है कि दिन भर में मैं चल लूँ। जी, 5 किलोमीटर मैं साइकिल चला लेता हूँ, योगा जी, है, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये सब हम जी, अपने फ़िटनेस के लिए करते हैं। अब जी, मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। अगर डब्ल्यूएचओ कहता है, वर्ल्ड जी, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि अगर हम 7000 स्टेप पर डे अगर चल रहे हैं, जी, तो अप्रॉक्सिमेटली 47% जी, जो अनटोवर्ड चीज़ें हैं जिससे डेथ होती है या मॉर्टेलिटी होती है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जी। जो कि बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। बस सिर्फ वॉक करते रहे आप 45 मिनट सुबह, 45 मिनट जी। शाम को वॉक कर अभी लें। दिस रिसेंटली इज़ मोर देन इनफ। जी, रिसेंटली मैं भी एक रिसर्च पढ़ रहा था सर, जब ह्यूमन इवोल्यूशन में इंसान खानाबदोश ज़िंदगी जी रहा था, तो उस समय वो इधर से उधर भटकता ही था, दिन भर चलता था और उस समय ह्यूमन ब्रेन बहुत इन्वॉल्व हुआ सर। वो बिल्कुल सर। बहुत ग्रोथ पीक लेवल पे गया। यानी अगर हम पर डे आपने बताया 7000 जी, स्टेप्स अगर हम डेली चलते हैं, तो ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ब्रेन वर्क बढ़ जाता है। तो बिल्कुल। न्यूरॉन सेल को डेवलप करने का एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आप पैदल अगर चल लें तो फिर तरोताज़गी आ जाती है और जी, जी। दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन भी आई थिंक बेहतर हो जाता है। बेहतर होगा। जी। बिल्कुल। कई सारे क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के भी हैं, हाँ, जैसा कि आप बिल्कुल ले जानते लें हैं हम आप। ऑडियंस का भी क्वेश्चन करते हैं सर और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत तीखे होते हैं और नहीं, बहुत खरे कोई होते दिक्कत हैं। नहीं है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनका भी जवाब दें क्योंकि आप इम्मो टॉक शो पर आए हैं, तो इसका जवाब तो बनता जी, है सर जी, क्योंकि हम बिल्कुल। लोग डायरेक्ट ऑडियंस का क्वेश्चन उठाते हैं, आपका क्वेश्चन उठाते हैं और हम सर तक पहुँचाते हैं और मैं जी, चाहता हूँ सर आप इसका जवाब देंगे ताकि ऑडियंस इस चीज़ को सुन कर के आपके जवाब को सुन कर के सैटिस्फाइड हो सके। बिल्कुल सर। हमारे राहुल चौधरी जी का क्वेश्चन है कि आजकल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज से ज्यादा बिल पर ध्यान दिया जाता है। जी। क्या डॉक्टर की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे गरीब मरीजों को सस्ता इलाज दें? राहुल जी का सवाल सही है कुछ मायने में, लेकिन हर हॉस्पिटल को या हर डॉक्टर को इस पैमाने से या इस नज़रिए से देखना गलत है, मुझे लगता है। जी, हम बहुत सारे हॉस्पिटल के बारे में तो बातें नहीं कर सकते, हम जी, अपने बारे में सिर्फ क्लेरिफ़ाई कर सकते हैं या हमें राइट है कहने का। जी, मैं 2004 4 सितंबर से सोहनगढ़ में हूँ। हमने ₹20 फीस से स्टार्ट किया था पेशेंट्स देखना। जी, आज 21 साल कंप्लीट हो गए, 22वाँ साल में मैं हूँ और अभी भी मेरी फीस पुराने पेशेंट की ₹150 जी। और नए पेशेंट की ₹200 है। यानी 2 दशक में आप 20 से 150 तक ही पहुँचे हैं। 2 हाँ, दशक में 150 से कर ₹200 है। जी, ₹200 नए पेशेंट के लिए, 150 जी, पुराने पेशेंट्स के लिए है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई 20 सालों में कोई बहुत ज़्यादा प्राइस में हाइक हुआ है या फीस में हाइक हुआ है। हाँ, फीस एक अलग पार्ट है और दवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशन ये सब एक अलग पार्ट होता है। जी, अग और आप कई बार ना एक ही हॉस्पिटल में सारी चीज़ें पे करते हैं तो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ने सारा पैसा लिया, ऐसा है नहीं। जी, डॉक्टर नसीम का पैसा या राइट सिर्फ़ उस ₹200 पे है। जी, बाकी चीज़ शायद पेशेंट जो है अल्ट्रासाउंड के लिए पे कर रहा है, ब्लड टेस्ट के लिए पे कर रहा जी, है, जिसकी उसको ज़रूरत है जी, और दवाइयों के लिए पे कर रहा है। जी,
इस इन सब चीजों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, मुझे लगता एक है। ऑडियंस का क्वेश्चन भी है सर अजय यादव जी का, जी, और जी। इसी से रिलेटेड है। हम्म। वो शायद ये इनका अनुभव है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब से पूछना कि अल्ट्रासाउंड होने के बाद मरीज को कोई बीमारी ना होने पर दवा भी लिखा जाता है, ये क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड करवाया तो बीमारी ना होने पर भी मैडम ने दवा लिख दी, और वो भी 1700 का प्लस 600 अल्ट्रासाउंड का। इसके पीछे क्या रीजन है सर? नहीं, देखिए कई बार आप पेशेंट समझ नहीं पाया होगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही होगी किसी न किसी। कई बार आप जाते हैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने, तो जी। अल्ट्रासाउंड तो एब्सोल्युटली नॉर्मल आता है, जी। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारा अल्ट्रासाउंड नहीं जी। डायग्नोज कर सकता, क्योंकि उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। जी। बहुत सारी चीजें हैं जो हम डॉक्टर ना एक क्लिनिकल सेंस से आपको देख के, आपसे मिल के, आपको एग्जामिन करके ही डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर तो मशीन बताएगी, वो तो अल्ट्रासाउंड से बताया नहीं जा सकता है। जी। तो कुछ न कुछ रीजन जरूर रहा होगा। अदरवाइज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं 8 से 10 पेशेंट पर डे जो मेरे यहाँ आते हैं, मैं विदाउट एनी कंसल्टेशन, हाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ तो बताओ, अदरवाइज घर जाओ, अल्ट्रासाउंड में तो कुछ आया नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो दवाई ले लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा मैडम के दवा लिखने का। अदरवाइज इस स्टेज पे पहुंच के हम लोग ये सब काम नहीं करना पसंद करते हैं। यानी माइनर से माइनर चीजों का आप लोग ध्यान देते हैं और उसके बाद किसी चीज पे आप एक्शन लेते हैं। हमारे एक व्यूअर का सवाल है सर, वसीम शाह जी का। मैं ये पूछना चाहूंगा सर से कि आपने 12th तक कहाँ पढ़ाई की है? 12th तक की मेरी भी पढ़ाई जैसे आम बच्चे होते हैं, यहीं आपके शिवपति इंटर कॉलेज में हुई है, और मैं भी अब यहीं आपके बीच में पला बढ़ा खेला कूदा हूँ जी। और उसके बाद फिर से मैं लखनऊ गया सिक्योरिटी की कोचिंग करने के लिए, और ऐसा कुछ खास और अलग हम लोगों ने नहीं किया। बस हाँ, एक लाइन जो मैंने पहले बोली कि जो भी आप करें उस पर फोकस तो होना ही पड़ेगा आपको जी, डेडिकेशन के साथ जी, और धैर्य के साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। कई बार आप पहली बार में सफल नहीं हो पाते हैं जी, तो धैर्य तो चाहिए ही सफलता के लिए जी। थैंक यू सो मच सर, आपने हर एक क्वेश्चन का बड़े बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं जो मेरे स्कूल लाइफ से चले आ रहे हैं मेरे साथ, मेरे क्लासमेट रूप हेमंत चौधरी, हमारे सामने बैठे, इन्होंने भी क्वेश्चन किया है सर। ये सोचे सामने से क्वेश्चन नहीं करेंगे, कमेंट करके क्वेश्चन करते हैं सर। इनका क्वेश्चन है कि सम टिप्स अबाउट फार्मेसी एज अ कैरियर। फार्मेसी तो बहुत, मैं देख रहा हूँ कि आजकल ना बहुत बड़ा बूम हो रखा है फार्मेसी का जी, और फार्मेसी एज ए कैरियर तो एक अच्छा सेफ कैरियर कह सकते हैं जी। आप इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप फार्मा सेक्टर में जा सकते हैं, आप एमबीए करके आप मार्केटिंग में जा सकते हैं जी। आप को लग रहा है कि आपको दुबई जाना है, गल्फ कंट्रीज में जाना है, वहां जा सकते हैं एक्सपीरियंस लेके 2 साल 3 साल कहीं भी काम करके आप किसी फार्मेसी में काम कर सकते हैं जी, खुद का अपना छोटा फार्मेसी डाल सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सेफ एक नहीं, जैसे कि एक फार्मेसी एक सेफ कैरियर कह सकते हैं जी, और इतना ज्यादा सेफ्टी आज की तारीख में किसी और कैरियर में नहीं है जो छोटे इतने कम टाइम में या इतने कम एक्सपेंसेस में आप जी अचीव कर पा रहे हैं। एक मतलब एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एक फार्मासिस्ट के लिए कि वो बहुत सारे एरिया में जाकर के अपने सेवा दे सकते हैं, अपना चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है, जिसको जिस लेवल पे जाना चाहे उस लेवल पे जा सकता है। वन लास्ट क्वेश्चन सर हमारे व्यूअर्स की तरफ से, ये विष्णु उमर जी का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब से पूछिए, खासतौर पर शहरों क्षेत्र के लोगों के लिए कम से कम हर महीने में 1 साल में 12 दिन निःशुल्क मेडिकल कैंप कर सकते हैं, क्या इससे क्षेत्र के अपने लोगों के लिए फायदा होगा महंगाई के दौर में, जिसका एक निश्चित डेट फिक्स हो? नहीं, इस पे हम सोच रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं जी। अभी थोड़ा सा इधर भी हम लोग 1-2 साल से थोड़ा सा अभी एक हॉस्पिटल एक्सपेंशन चल रहा था जी, तो सारा का सारा फोकस उस पे था कि अभी पहले उसको एक सेटल करें, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं जी। और दूसरा अभी फोकस था कि कुछ नए डॉक्टर्स को, जैसे एक मेडिसिन के डॉक्टर है, ENT है जी, और एक डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको ऐड किया गया है। ये फ्यूचर में हमारे है, ये हमारे सोच में है और हमारे प्लान में भी है जी। इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ही इसको अनाउंस करेंगे जी, और आपको पता चलेगा। चलिए, इम्मो टॉक शो पे एक बहुत बड़ी चर्चा हुई कि अब साल में एक बार
हाँ, कभी न कभी बिल्कुल जरूर करेंगे। एक कैंप जरूर लगेगा जहां पर फ्री में इलाज हो सकता है और एक बेहतरीन सेवा के साथ ये शुरुआत की जाएगी। इसके लिए थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन को सुना और उसका नहीं, समाधान निकाला। ये अच्छा सजेशन भी है और हम जी। इसे सोच भी रहे थे। कई बार क्या होता है कि आप बाकी चीजों में इतना मशरूफ रहते हैं कि इन सब चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जी लेकिन अब हम इस स्टेज पे है कि हम ये सब भी कर सकते हैं जी और हमसे लोगों को उम्मीदें भी है। जैसे देखिए उमर साहब को उम्मीदें है। जी जी थैंक यू सो मच सर, आपने जिस तरह से बेबाकी से जवाब दिया है वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ अभी 1 घंटे और पॉडकास्ट चले लेकिन हमको समय को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया हो या आप भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जरूर आपका रिप्लाई करें। और थैंक यू सो मच इमो टॉक शो को देखने के लिए। इस तरह से हम अपने कई सारे मेहमानों को बुलाते रहेंगे। आई होप आज का ये एपिसोड आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी पड़ोसियों के साथ, ताकि डॉक्टर अशरफ मेमोरियल हॉस्पिटल जो पिछले कई दशकों से लोगों का विश्वास बनता आया है, उसके अंदर क्या घटनाएं और क्या सपने सज रहे हैं ये लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।